हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का सेकंड चैप्टर विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल। ये सभी टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं हम ये कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ इंडिकेटर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें एसिड और बेसिस के बीच में फ़र्क कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, एसिड है या बेस है। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हमें पता चलेगा कि एसिड एंड बेस होते क्या हैं एंड वो अपनी फिजिकल स्टेट में कैसा बिहेव करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम इसमें डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस के रिएक्शंस मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। मूविंग फर्दर हम ये देखेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो एसिड या बेस हमारे पास है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स। हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट्स होते क्या हैं एंड इन सॉल्ट से कौन से कॉमन केमिकल्स बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स। इट इज़ अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल व्हेन पुट इन एन एसिड और अ बेस। इंडिकेटर एक ऐसी डाई है जो अपनी कलर या स्मेल चेंज करती है जब हम उसे एसिड या बेस में डालते हैं। सेम तरह का इंडिकेटर डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा जब हम उसे एसिड या बेस में डालेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं हम उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। Some colored petals of flowers like hydrangea is also an example of natural indicator. अब हम डिस्कस करेंगे लिटमस के बारे में। लिटमस इज अ डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन्स। लिटमस लीचन से एक्सट्रैक्ट होता है एंड वी कैन सी लीचन्स हेयर इन दिस पिक। ये जो ग्रीन कलर की एल्गी है रॉक्स की सरफेस पे हम इसे लीचन्स कहते हैं। लिटमस डिफरेंट तरह से बिहेव करता है एसिड एंड बेस में। ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है एसिड के कॉन्टैक्ट में आने से, वेयर एज रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाता है बेस के कॉन्टैक्ट में आने। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर मैन मेड इंडिकेटर्स। इसके दो एग्जांपल्स हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलिन। जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है एंड जब हम उसे बेस के अंदर डालते हैं तो वो येलो कलर के अंदर चेंज हो जाता है। सिमिलरली फिनोफ्थिलिन को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है एंड जब हम उसे बेस के अंदर डालते हैं तो उसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। लास्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी ऑर्डर यानी स्मेल चेंज होती है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में हम उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं अनियन, वनीला एंड क्लोव। अनियन एंड वनीला के केस में जब हम उन्हें बेसिक सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, वेयर एज एसिड के केस में ऐसा नहीं होता। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोव बेसिक सोल्यूशन के अंदर उनकी स्मेल कम हो जाती है, वेयर एज एसिडिक सोल्यूशन के अंदर उनकी स्मेल बढ़ जाती है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं एसिड और बेस के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एंड एसिड इज अ कंपाउंड विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म H3O पॉजिटिव आयंस। एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H3O पॉजिटिव आयंस बनाता है। एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है H3O पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हैं। जब हम HCl जो कि एक एसिड है उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो H3O पॉजिटिव आयंस बना रहा है। एसिड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर के अंदर चेंज कर देता है। एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। एसिड्स एक्वस सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स completely ionizes whereas weak acids doesn't completely ionizes। इसका मतलब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को वाटर में ऐड करते हैं तो वो हायर कंसंट्रेशन में H3O पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, वेयरएज वीक एसिड्स completely ionizes नहीं होते और वो H3O पॉजिटिव कम
कंसंट्रेशन में रिलीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ एंड वीक एसिड्स को हम प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट से प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर कम वाटर होता है, वेयर एज वीक एसिड्स के अंदर हायर क्वांटिटी के अंदर वाटर होता है एंड दे आर ऑल्सो नोन एज डाइल्यूट एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड विच इज़ CH3COOH। एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारी डेली लाइफ से हैं, एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ये सैलेड के टेस्ट को और अच्छा कर देता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एसिड इज़ सिट्रिक एसिड, जो ऑरेंजेस एंड लेमन्स होते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अ बेस इज अ कंपाउंड विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स OH नेगेटिव आयंस। ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस स्टेट के अंदर लिया हुआ है, मतलब उसके अंदर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो KOH को अगर हम ब्रेक करें तो वो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो ब्रेक डाउन होते हैं OH नेगेटिव के अंदर एक्वस स्टेट के अंदर उन्हें हम बेसिस कहते हैं। जो हम अपने घर के अंदर सोप और टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो दोनों एग्जाम्पल बेसिस के हैं। अब बेसिस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं। बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। बेसिस टच करने में सोपी होते हैं। बेसिस अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बेसिस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्कलाइंस क्या होते हैं। द बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइंस। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं हम उन्हें एल्कलाइंस कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अदर वन इज KOH विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Difference between strong bases and weak bases. A base which completely ionizes in water to produce large amount of OH negative ions are strong bases. ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर के साथ मिलके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। वेयरएस जो कंपाउंड्स वाटर के साथ मिलके कम क्वांटिटी के अंदर, मतलब स्मॉल क्वांटिटी के अंदर OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं वो वीक बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस के दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज KOH विच इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH वोल्टवाइस है, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अब बेसिस के कुछ एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ से हैं वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। वेयर एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैंने ऊपर बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो एंटा एसिड की तरह यूज़ होता है हमारे स्टमक के अंदर जो एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ MgOH वोल्टवाइस इज़ यूज टू प्रिवेंट एसिडिटी इन द स्टमक। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसके अंदर हम ये 3 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सेकंड इज़ एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। एंड द लास्ट वन इज़ जब हम एसिड्स को मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तो अब हम इन तीनों को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम किसी भी मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एसिड्स हमारे पास हो सकते हैं यहाँ पे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल्स हमारे पास हो सकते हैं वो वाले मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर ऊपर की तरफ आते हैं, यानी जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। यहाँ पे हम 2 एग्जांपल देख सकते हैं। जब हम सोडियम को H2SO4 में डालते हैं, H2SO4 यहाँ पे एसिड है और सोडियम यहाँ पे मेटल है, तो सोडियम अपना खुद का एक सॉल्ट बना लेता है विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
अनदर एग्जांपल इज जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो जिंक अपना खुद का एक सॉल्ट बना रहा है विच इज़ ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शंस हो कैसे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वो वाले दोनों सेम रिएक्शंस हैं। H2SO4 प्लस सोडियम गिव्स सोडियम सल्फेट विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सोडियम H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। सोडियम H2SO4 में जो हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन की जगह वो खुद का अपना एक सॉल्ट बना रहा है Na2SO4 और हाइड्रोजन अलग से रह जा रहा है। तो होता क्या है, Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,1। यहाँ पे जो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसको स्टेबल नहीं होने दे रहा। तो Na क्या करना चाहता है, Na इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na पॉजिटिव बनाना चाहता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 हो जाएगी, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। तो Na क्या करेगा, NaSO4 से बात करेगा। SO4 कहेगा कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके उसको SO4 2- बनाना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करने हैं। तो Na और SO4 आपस में क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। लेकिन Na के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए और SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो Na क्या करेगा, अपने जैसा एक और Na ढूंढेगा और वो 2Na बन जाएंगे। तो स्टेबल होने के लिए अगर Na को बनाना है तो वो 2Na पॉजिटिव बनाएगा और वो SO4 2- को अगर स्टेबल होना है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2Na पॉजिटिव और SO4 2- आपस में रिएक्ट करके Na2SO4 बना लेंगे, जो कि ये इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन गैस हमारी अलग से रिलीज हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, Na ने H2SO4 के अंदर H2 को रिप्लेस कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि ये सेकंड वाले रिएक्शन में भी क्या हो रहा है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक को ऐड करते हैं तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसे रिप्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक अपना खुद का एक सॉल्ट बना लेता है ZnSO4 और H2 गैस यहाँ पे अलग से रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, Zn जो हमारा पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 12 को बिलोंग करता है, इसके आखिरी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसे अनस्टेबल कर रहे हैं। तो जिंक करना क्या चाहता है, जिंक Zn2 पॉजिटिव बनाना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है स्टेबल होने के लिए। तो ये करेगा क्या, SO4 से बात करेगा। SO4 2- बनाना चाहता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है स्टेबल होने के लिए। तो अब जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है, SO4 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। तो होगा क्या, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। Zn अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर Zn2 पॉजिटिव होता है और SO4 अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर SO4 2- होता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ZnSO4 बनाएंगे। यहाँ पे जिंक को अपने दूसरे जिंक मॉलिक्यूल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकेले जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज करने के लिए और हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए SO4 को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे ZnSO4 बन गया, जो यहाँ पे हमने इस रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये दोनों रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करी हुई है, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने उसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने देखना है। मूविंग बैक, वी कैन से when acids like H2SO4 and HCl, which are the strong acids, when these acids are added to active metals like aluminium, zinc or Fe, they form salt and hydrogen gas. यहाँ पे हमने रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स के 2 और एग्जांपल लिए हुए हैं। यहाँ पे हम आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल रहे हैं, तो आयरन अपने खुद के सॉल्ट बना रहा है विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इन रिएक्शन से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। इसका एक लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ से है, हमें ऑरेंज जूस को आयरन ग्लास के अंदर क्यों नहीं पीना चाहिए। ये हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑरेंज जूस के अंदर जो एसिड होगा वो आयरन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाएगा और जिससे ऑरेंज जूस का टेस्ट खराब हो जाता है।
तो हमें ऑरेंज जूस को आयरन के कंटेनर के अंदर नहीं पीना चाहिए। हमारा अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। हम इस रिएक्शन का रिजल्ट देखने से पहले देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनते कैसे हैं। तो ये दोनों बनते हैं एक एसिड की मदद से जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड विच इज़ H2CO3। जब हम H2CO3 के अंदर कोई भी मेटल डालते हैं हमें वो वाला मेटल डालना पड़ेगा जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ताकि वो कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। तो इसका एग्जांपल है जब हम कार्बोनिक एसिड के अंदर सोडियम को डालते हैं तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Na2CO3 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो जाती है। हमने अभी पढ़ा जब हम किसी एसिड के अंदर मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सिमिलरली H2CO3 के अंदर जब हम Na डालेंगे और अगर Na यहाँ से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले ले और NaHCO3 बना ले तो इसे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इस केस के अंदर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो कार्बोनिक एसिड है जिसकी मदद से हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। मूविंग बैक, अब हम देखेंगे कि जब मेटल कार्बोनेट के अंदर हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर सॉल्ट बनता है विद एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस और साथ में वाटर फॉर्म होता है। इसका एक एग्जांपल है Na2CO3 के अंदर जब हम HCl डालते हैं तो NaCl बनता है विच इज़ सॉल्ट। इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं जो हमारे घर में नमक यूज़ होता है विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली इन केस ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के अंदर एसिड ऐड करते हैं तब भी सॉल्ट बनता है with evolution of carbon dioxide and water. So these two are the reactions of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. अब यहाँ पे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की क्यों कर देता है। ऐसा इसलिए होता है लाइम वाटर जो हमारा CaOH होल ट्वाइस है जब उसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है विच इज़ CaCO3। ये CO3 मिल्की होता है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जब हम इस CaCO3 के अंदर से विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर से एक्सेसिव CO2 पास करते हैं तो मिल्कीनेस ख़त्म हो जाती है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो CaCO3 CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो CaHCO3 होल ट्वाइस बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना देता है। अब हम अपना लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे विच इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जब एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो दोनों के ही केस में जब एसिड मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। जब हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। यहाँ पे मेटल के साथ ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन आ गया है यहाँ पे तो हाइड्रोजन की जगह H2O रिलीज हो रहा है। इसके दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इज जब CuO के अंदर हम HCl ऐड करते हैं। CuO यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है एंड HCl यहाँ पे एसिड है तो CuO प्लस HCl गिव्स CuCl2। CuCl2 इज सॉल्ट विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सिमिलरली इन केस ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे NaOH मेटल हाइड्रोक्साइड है। जब हम इसके अंदर एसिड ऐड करते हैं तो NaCl बनता है विच इज सॉल्ट विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब मैंने तीनों रिएक्शंस को यहाँ पे क्लब करके दिखाया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इज जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट इज जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। एंड द थर्ड वन इज जब एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस के केस में भी हम तीन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे कि जब बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। बेसिस जब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। एंड द लास्ट वन इज बेसिस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। हमारा फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं जब हम किसी बेस के अंदर किसी मेटल को ऐड करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है।
एसिड के केस के अंदर भी सेम ही होता है, जब हम किसी मेटल के अंदर एसिड ऐड करते हैं तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है। इसके दो एग्जांपल्स हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स के। फर्स्ट एग्जांपल इज NaOH जो कि एक बेस है। जब हम इसके अंदर एक मेटल ऐड करते हैं तो Na2ZnO2 बनता है विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जौन सा ये कंपाउंड बन रहा है Na2ZnO2, ये बन कैसे रहा है। Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,1। Na इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है, तो Na पे स्टेबल स्टेट में +1 का चार्ज होता है। Zn जो कि हमारा ग्रुप 12 को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको वो लूज करना चाहता है। तो जिंक अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर +2 चार्ज पे होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,6। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है, तो ऑक्सीजन का स्टेबल स्टेट पे उस पर चार्ज -2 होता है। अगर अब हम इस कंपाउंड को सिंपली ऐसे भी लिख लेते हैं Na, Zn एंड O, तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसका सम हो रहा है +3 और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसका सम हो रहा है -2। तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो हम Na के यहाँ पे 2 एटम्स ले लेते हैं, तो Na पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 1 × 2 2। Zn हम सेम रख लेते हैं, Zn पे +2 चार्ज है तो 2 हो गया, तो हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया +4। अब हम ऑक्सीजन पे क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स ले सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम्स ले लिए अगर हमने, तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज हो जाएगा 2 × -2 विच इज़ -4। अब चार्ज यहाँ पे बैलेंस हो गया है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। तो हमने सिंपली किया क्या है, यहाँ पे Na के भी 2 एटम्स लिए हैं हमने और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स लिए हैं। तो इट इज़ द वे बाई विच Na2ZnO2 इज़ फॉर्मिंग। अब इस रिएक्शन के अंदर Na हो गया, जिंक भी निकल गया और ऑक्सीजन भी निकल गया। इसकी मदद से Na2ZnO2 बन गया। हमारा बचा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। अब हम इसी रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार हम बेस को एक मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं जो कि एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम अपना एक सॉल्ट बना रहा है विच इज़ NaAlO2। दिस सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट। हम इसे भी देख सकते हैं कि NaAlO2 कैसे बन रहा है। Na अभी हमने देखा अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर +1 चार्ज पे होता है। एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,8,3। तो एल्युमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके स्टेबल स्टेट के अंदर +3 चार्ज पे होता है। ऑक्सीजन अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर -2 चार्ज पे होता है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्जेस को ऐड करें तो इनका सम +4 बन रहा है और नेगेटिव का -2 ही बन रहा है। तो हम इसको, इन चार्जेस को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स ले सकते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन के 2 एटम्स ले लेंगे तो टोटल हमारा नेगेटिव चार्ज 2 × -2 -4 हो जाएगा और ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हमने NaAlO के केस में ऑक्सीजन के 2 एटम्स लिए हुए। हमारा सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नो इफेक्ट। बेसिस एसिड्स जितने रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए बेसिस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। द थर्ड वन इज रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेसिस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज एक सी है कार्बन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो CO2 बनाता है। जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो CO3 के अंदर कन्वर्ट होता है। जब हम CO3 को H2O से पास करते हैं तो H2CO3 बनता है विच इज़ कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे अब वाटर तो न्यूट्रल है, इसके अंदर हमने कुछ एसिडिक ही ऐड किया होगा जिससे फॉर्मेशन के अंदर एसिड बना है, तो ये कार्बोनिक एसिड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो CO2 है इट इज़ एसिडिक इन नेचर एंड दिस इज़ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज सल्फर के केस में सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2 गैस
जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो ये चेंज होता है SO3 के अंदर। SO3 को जब हम वाटर के थ्रू पास करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है विच इज़ H2SO4। दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो हमने वाटर के अंदर जो कि न्यूट्रल है कुछ तो ऐसा एसिडिक डाला है जिसकी हेल्प से सल्फ्यूरिक एसिड बना है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट SO2 इज ऑल्सो अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज NaOH जो कि एक बेस है। जब हम इसके अंदर से CO2 पास करते हैं जो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट यहाँ पे Na2CO3 बन रहा है। अनदर एग्जांपल इज CaOH होल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। जब हम इसके अंदर से भी CO2 गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। विद दिस हमने केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेसिस दोनों की पढ़ ली हैं। मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला हुआ है सारी एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। आप अपनी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सिमिलरली बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब एसिड्स और बेसिस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। एंड एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड्स और बेसिस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। आई होप ये कंक्लूजन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास एसिड या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए एक इंडिकेटर यूज़ होता है जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पीएच मेजर्स द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो H3O पॉजिटिव आयन्स होते हैं इसकी कंसंट्रेशन मेजर करता है सॉल्यूशन के अंदर जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, चाहे वो एसिड का सॉल्यूशन है चाहे वो बेस का सॉल्यूशन है। जितनी ज़्यादा हायर वैल्यू होगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की उतना ही लो पीएच होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके अंदर H3O पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका पीएच कम होगा। जो पीएच स्केल है उसकी वैल्यू 0 से 14 पे होती है। 0 मीन्स वेरी एसिडिक। जैसा कि मैंने कहा कि जो एसिड्स होंगे उनकी पीएच वैल्यू कम होगी क्योंकि उनके अंदर H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का एक एग्जांपल है वाटर। वाटर ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है तो वाटर का पीएच 7 होता है। तो नेचुरल वाटर होता है जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो पीएच 7 है। और 14 का मतलब एल्कलाइन या बेसिक। 14 यहाँ पे H3O पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन मतलब कम हो गई है। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जब पीएच की वैल्यू 0 है तो एसिडिक नेचर है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जब पीएच की वैल्यू 14 के अराउंड है तो उसका मतलब वो एक बेस है, बेसिक नेचर ज़्यादा है उस सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसके अंदर कम है। इस प्रोसेस को मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो अपनी एक्वस स्टेट के अंदर H3O पॉजिटिव आयन्स रिलीज़ करते हैं और जो हमारे बेसिस होते हैं वो अपनी एक्वस स्टेट के अंदर OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि H3O पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन एसिड के केस के अंदर ज़्यादा होती है तो उस केस में पीएच की वैल्यू कम होगी। वेयर एज इन केस ऑफ बेसिस H3O पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कम होती है तो इनकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी। पीएच 0 का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कंसंट्रेटेड HCl। HCl अपनी एक्वस स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर H3O पॉजिटिव आयन्स रिलीज़ करेगा तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी वैल्यू 0 है। इसके अलावा एसिड्स के और बहुत एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जैसे लेमन है उसका पीएच 2 है, एप्पल पीएच 4 का है और मिल्क का पीएच 6.5 होता है। पीएच 7 जो कि न्यूट्रल होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ड्रिंकिंग वाटर। वाटर अपनी नेचुरल स्टेट के अंदर पीएच 7 है जो ना कि एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो हम कुछ एग्जांपल बेसिस के भी देख लेते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है और इसका पीएच 7.5 होता है। बेसिस के सबसे अच्छे एग्जांपल सोप्स हैं। सोप का भी पीएच 10 होता है और ये बेसिक इन नेचर होते हैं। लिक्विड रेन एक बेस का ऐसा एग्जांपल है जिसका पीएच लेवल 14 है।
इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, इसके अंदर H3O पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है ही नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग अस का पीएच लेवल सर्टेन रेंज में मेंटेन रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही ग्रोथ के लिए। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। प्लांट्स सॉइल की एक सर्टेन पीएच रेंज के अंदर बेस्ट ग्रो करते हैं। अगर सॉइल का पीएच 7 के आसपास है, यानी ना वो है ज़्यादा एसिडिक है ना बेसिक है, तो प्लांट्स बेस्ट ग्रो करते हैं। तो अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, मतलब उसका पीएच लेवल 7 से कम होता है, तो हम उसे बेसिस के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो सॉइल के अंदर से ज़्यादा एसिड होता है जो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर अब हमारी सॉइल ज़्यादा बेसिक होती है, तो हम उसे मैन्योर और कंपोस्ट से ट्रीट करते हैं, जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमारा सेकंड केस है जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एसिड रेन होती है, मतलब रेन के अंदर एसिड फॉर्म होने लग जाता है, तो रेन का पीएच कम हो जाता है, रेन एसिडिक हो जाती है। जब ये रेन हमारी वाटर रिवर्स के अंदर फ्लो करती है, तो वो हमारे रिवर वाटर का भी पीएच कम कर देती है, जिससे रिवर के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो हमारा थर्ड केस है वो हमसे ही रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है जो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़रूरी है। जब हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये वाला एसिड रिलीज़ हो जाता है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है और इस एसिडिटी की वजह से हमें पेन और इरिटेशन होने लगती है। तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें एंटा एसिड लेना पड़ता है। एंटा एसिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक इन नेचर होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर एक्सेसिव एसिड है इसे न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ मिलता है। हमारा फोर्थ केस है टूथ डिके। टूथ डिके तब स्टार्ट होता है हमारे माउथ के अंदर जब हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाए। जब हमारे माउथ का लेवल 5.5 से कम हो जाता है, तो जो हमारे टीथ के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट है, वो बचे हुए फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया बनाने लग जाता है। तो अब हमें इस एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करना है अपने माउथ के अंदर, और अब ये हम करेंगे कैसे? टूथपेस्ट्स को यूज़ करके। जो हमारे टूथपेस्ट्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये जो हमारे माउथ के अंदर एक्सेसिव एसिड होता है इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे माउथ का पीएच लेवल मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होता और हमारा टूथ डिके नहीं होता। हमारा नेक्स्ट केस नेचर से रिलेटेड है। जब हम माउंटेन्स के अंदर जानते हैं, तो माउंटेन्स के अंदर एक प्लांट पाया जाता है, उसका नाम है नेटल प्लांट। ये जो नेटल प्लांट है, इस नेटल प्लांट के लीव्स के ऊपर कांटे होते हैं। अगर हमारी बॉडी या हमारी स्किन गलती से इस प्लांट के साथ टच हो जाए, तो जो इस प्लांट के कांटे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेथोनिक एसिड होता है और हमें इरिटेशन होने लगती है। तो इसकी एक रेमेडी भी है। जस्ट निटल प्लांट के पीछे एक और प्लांट उगता है नेचर के अंदर, जिसका नाम है डॉक प्लांट। अगर हम इस डॉक प्लांट के लीव्स को उस एरिया के ऊपर रब कर दें जहाँ पे निटल प्लांट्स के लीव से टच हुआ है, तो ये जो एक्सेसिव एसिड है जो हमारी स्किन के ऊपर लगा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है अपने बेसिक नेचर से। तो ये सब एग्जांपल्स हैं पीएच के फ्रॉम आवर डेली लाइफ। कई बार एग्जाम्स के अंदर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, गिव एग्जांपल्स ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो उस केस के अंदर आपने ये सारे एग्जांपल्स एग्जाम में लिखने हैं। अब हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ सॉल्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एसिड्स एंड बेसिस, हमारे पास 3 तरह के सॉल्ट्स हैं जो बन सकते हैं। फर्स्ट सॉल्ट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट। सेकंड इज़ ऐसा सॉल्ट भी बन सकता है जो एसिडिक इन नेचर है। तीसरा तरह का सॉल्ट ऐसे भी बन सकता है जो बेसिक इन नेचर है। अब हम इन तीनों रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। इसका एक एग्जांपल है HCl, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं विच इज़ NaOH, तो हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है विच इज़ NaCl। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl की जगह हम H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिख सकते हैं।
NaOH की जगह हम Na पॉजिटिव लिख सकते हैं एंड OH नेगेटिव लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके H2O बना रहे हैं और ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके NaCl बना रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर एक वीक बेस ऐड करते हैं तो जो हमारा सॉल्ट बनता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लिया HCl, हम इसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और हमने वीक बेस का एग्जांपल लिया है NH4OH, हम इसे लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है क्योंकि HCl हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट बनेगा जो एसिडिक इन नेचर होगा। वही सेम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन करके H2O बना देंगे और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइन करके NH4Cl बना देंगे जो एसिडिक इन नेचर है। ये वाला सॉल्ट एसिडिक इन नेचर है। मूविंग टूवर्ड्स दी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, जब हम वीक एसिड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो CH3COOH एक वीक एसिड है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है हम उसे लिख सकते हैं Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सबसे पहले तो वही होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग से H2O बना देंगे। यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। और अब ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव भी आपस में कंबाइन हो जाएगा तो एक सॉल्ट बनेगा हमारे पास CH3COO Na। ये सॉल्ट बेसिक इन नेचर है क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है। अब कुछ केमिकल्स हैं जो हम सॉल्ट्स की हेल्प से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये 5 केमिकल्स हैं जो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जो हम सॉल्ट्स की हेल्प से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि ये केमिकल्स प्रिपेयर कैसे होते हैं और इन केमिकल्स के यूजेस क्या हैं। हमारा फर्स्ट केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH अपनी एक्वस स्टेट के अंदर OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, इसलिए ये एक बेस है। ये एक वाटर सॉल्यूबल बेस भी है तो इसे हम एल्कलाइन भी कहते हैं। NaOH का कॉमन नेम है कस्टिक सोडा। कई बार ये डायरेक्टली MCQs में भी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि NaOH का कॉमन नेम क्या है, तो NaOH का कॉमन नेम है कस्टिक सोडा। तो हम देखेंगे कि NaOH प्रिपेयर कैसे होता है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride which is called brine, it decomposes to form sodium hydroxide। जब हम ब्राइन सोल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे कि ब्राइन सोल्यूशन होता क्या है। ब्राइन सोल्यूशन होता है NaCl प्लस H2O, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम ब्राइन कहते हैं। तो जब हम ब्राइन सोल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH बनता है विद एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है जो कि एक एल्कलाई है, तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स, डिटर्जेंट्स और पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। ये सोप्स और डिटर्जेंट्स हम अपनी लॉन्ड्री करने के लिए यूज़ करते हैं। NaOH रायन के लिए भी यूज़ होता है, इससे आर्टिफिशियल सिल्क बनती है। और NaOH को हम हाउस होल्ड ब्लीच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा सेकंड केमिकल जो हम सॉल्ट्स की हेल्प से बना सकते हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कैसे होता है। द क्लोरीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड is used to manufacture
ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करके प्रोड्यूस होती है, उस क्लोरीन गैस को हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हम ये वाला रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये वही वाला सेम रिएक्शन है जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जो NaOH को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो NaCl के एक्वस सोल्यूशन की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो NaOH बनता है विद रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो क्लोरीन गैस है हम इसे यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जब ये क्लोरीन गैस हम स्लेट लाइम के थ्रू पास करते हैं तो CaOCl2 बनता है विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस भी हैं। ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। जो हमारे घरों के अंदर वाटर टैंक्स हैं हम उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ही ऐड करते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म जो है वाटर के अंदर वो ख़त्म हो जाएं। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन, लिनन और वुड पल्प इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। हमारा थर्ड केमिकल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अमोनिकल ब्राइन। हमने अभी पढ़ा ब्राइन क्या होता है, NaCl और वाटर का सोल्यूशन। तो अमोनिकल ब्राइन क्या होगा? जब हम इसके अंदर अमोनिया भी ऐड कर देंगे। तो जब हम इसके अंदर से CO2 गैस पास करते हैं, ये हमारा पूरा जो ये वाला सोल्यूशन है ये पूरा हमारा हो गया अमोनिकल ब्राइन। जब हम इसके अंदर से CO2 गैस पास करते हैं तो हमारा बेकिंग सोडा बनता है विच इज़ NaHCO3। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और हमारा अमोनिकल क्लोराइड साथ में रिलीज होता है। अब बेकिंग सोडा की एक प्रॉपर्टी है, ये जो बेकिंग सोडा है विच इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के अंदर चेंज हो जाता है विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेकिंग पाउडर के कुछ यूजेस भी हैं। जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर होता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर इस रिएक्शन के अंदर देखा। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हम केक्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस केक्स को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है। जो हमारा टार्टेरिक एसिड है वो एक्सेसिव सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है। अगर ये हम नहीं होंगे, अगर टार्टेरिक एसिड नहीं होगा तो हमारा केक बिटर टेस्ट करेगा। बेकिंग सोडा एंटासिड की तरह भी यूज़ होता है। जो हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज़ हो सकता है क्योंकि ये हीट होने पे CO2 गैस रिलीज करता है जो जो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी यूज़ हो सकती है। हमारा नेक्स्ट केमिकल है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब .10H2O। वॉशिंग सोडा हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। बेकिंग सोडा हमारा NaHCO3, जब हम इसे हीट करते हैं तो Na2CO3 प्रोड्यूस होता है विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें वॉशिंग पाउडर मिलता है। वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस भी हैं। वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। वॉशिंग सोडा बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा को हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, वो एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पस में। और वॉशिंग सोडा वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। हमारा लास्ट केमिकल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे हमने हेमीहाइड्रेट .12H2O के लिए यूज़ करा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर कैसे होता है? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस होता है। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। जब हम इसे 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है विच इज CaSO4.12H2O। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक प्रॉपर्टी है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो ये फिर से जिप्सम के अंदर चेंज हो जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूजेस हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होता है फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जो हम लेमन लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि हमें प्लास्टर लग गया है, प्लास्टर के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ होता है जो हमारी बोन्स को ठीक करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है होम्स में। विद दिस वी हैव completed द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट समझ में आए इस चैप्टर के, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर कोई कंसेप्ट रह गया है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी इन दी कमेंट्स। थैंक यू।